कोष प्रवाह विवरण पर ये पहला वीडियो है और आज कोष प्रवाह विषय पर यह आधारित है और बीकॉम पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए है। ये ईएफएम सेकंड विषय है। विषय का नाम है वित्तीय प्रबंध, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और मैं डॉक्टर मनुष्यत पाठक, ईएफएम विभाग, एसआरएलएस, राजकीय महाविद्यालय कालाडेरा, जयपुर। कोष प्रवाह विवरण पर यह पहला वीडियो लेक्चर है और इस वीडियो लेक्चर में अपन को बहुत सारे कोष प्रवाह विवरण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हो जाएगी। इससे अपन समझ जाएंगे, इसको देखने के बाद, कि कोष प्रवाह विवरण का क्या अर्थ है, इसके क्या उद्देश्य हैं, कोष का क्या अर्थ है, कोष प्रवाह का क्या अर्थ है, चालू संपत्ति, चालू दायित्व, स्थायी संपत्ति तथा स्थायी दायित्व में कौन कौन से खाते सम्मिलित किए जाते हैं, कोष प्रवाह के विभिन्न जो उदाहरण हैं वो आप समझ जाएंगे, और कोष प्रवाह कब नहीं होता है वो भी उदाहरण सहित आप इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से समझ जाएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्रारंभ करते हैं। चिट्ठे के बारे में आप पढ़ चुके हो, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट और लाभ हानि खाता, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, महत्वपूर्ण वित्तीय अकाउंट हैं। चिट्ठा जैसा एक निश्चित तिथि पर एसेट्स और लायबिलिटीज की जानकारी प्रदान करता है, और लाभ हानि खाता व्यय पर आय एक वर्ष में जो अधिक है उसके आधार पर लाभ, या अगर व्यय अधिक है तो हानि दिखाता है। और इन दोनों जो विवरण हैं ये प्रबंधक को, विनियोजनकर्ता को और व्यवसाय के स्वामी को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। लेकिन बहुत सारी जानकारी है जो ये विवरण प्रदान नहीं करते हैं, जैसे कि निश्चित अवधि के दौरान अर्जित लाभ कहां गया, निश्चित अवधि में लाभ कम होने पर या शुद्ध हानि होने पर भी लाभांश किन कोषों में से बांटे गए, या शुद्ध कार्यशील पूंजी कम क्यों है जबकि लाभ पर्याप्त हैं, या व्यवसाय में हानि होने के बावजूद भी शुद्ध कार्यशील पूंजी अधिक क्यों है, स्थायी संपत्तियों में वृद्धि की वित्त व्यवस्था हेतु अतिरिक्त राशि का सर्जन व्यवसाय में पर्याप्त लाभ होते हुए भी ब्रह्म यानी बाहरी साधनों से क्यों किया गया, या निश्चित अवधि में स्थायी संपत्तियों में विस्तार का वित्तीय प्रबंध किस प्रकार किया गया, या स्थायी संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त राशि का क्या किया गया, या ऋणों के पुनर्भुगतान की किस प्रकार व्यवस्था की गई, या अंश पूंजी में वृद्धि से प्राप्त स्थायी संपत्तियों का क्या परिणाम रहा, या कार्यशील पूंजी वृद्धि की वित्तीय व्यवस्था किस प्रकार की गई, या दीर्घकालीन ऋणों से कोष प्राप्ति का क्या परिणाम रहा। इन सब की जानकारी अगर लेनी हो तो उसके लिए अलग से विवरण बनाना होता है और वो कोष प्रवाह विवरण कहलाता है। और ये सभी उपरोक्त जो जानकारी है, यही सब कोष प्रवाह विवरण के उद्देश्य कहलाते हैं। तो कोष प्रवाह विवरण के उद्देश्य को जानने के बाद इसकी परिभाषा, इसके अर्थ पर आते हैं। फोल्के ने कहा, कोष प्रवाह विवरण को समझाते हुए, कोषों के साधनों और उपयोगों का विवरण दो तिथियों के बीच किसी व्यावसायिक संस्था की वित्तीय स्थिति में होने वाले परिवर्तनों को प्रदर्शित करने की एक तकनीकी विधि है। यानी दो तिथियों के बीच जो वित्तीय स्थिति है, जो उसमें परिवर्तन आया, उसको प्रदर्शित करने की एक तकनीकी विधि कोष प्रवाह विवरण कहलाती है। दो तिथियों मतलब दो चिट्ठों से निर्मित एक प्रकार का ऐसे विवरण है
जो कि संस्था की वित्तीय स्थिति की जानकारी प्रदान करता है। यानी कहां से कौन कौन से स्रोत से कोषों को इकट्ठा किया गया और कहां इन कोषों को लगाया गया, इसके जो विवरण बनाया जाता है, इसके लिए विवरण, वो कोष प्रवाह विवरण कहलाता है। यह लाभानी खाता या अर्जनों के नियोजन की तरह चिट्ठे की सहायक अनुसूची नहीं, किंतु एक पूरक विवरण है। इस प्रकार कोष प्रवाह विवरण एक अवधि की वित्तीय स्थिति का विवरण नहीं है, बल्कि वित्तीय संचालन, परिवर्तन, प्रवाह तथा आवागमन का प्रतिवेदन है। यह प्रकार का प्रतिवेदन है जो कि वित्तीय संचालन, परिवर्तन, प्रवाह तथा कोषों के आगमन और कोषों के उपयोग के बारे में महत्वपूर्ण सूचना प्रदान करता है। कोष प्रवाह विवरण में इस स्लाइड में कोष का अर्थ समझाया गया है। कोष को 3 रूप में समझा जा सकता है, रोकड़ के रूप में, पूंजी के रूप में और शुद्ध कार्यशील पूंजी के रूप में। संकुचित अर्थ में रोकड़ के रूप में कोष को बताया गया है, लेकिन एक उदाहरण ले अपन, जैसे मशीन उधार में क्रय की गई तो उसमें रोकड़ तो नहीं, कोष है, तो अगर कोष को रोकड़ के रूप में व्यक्त किया जाता है तो यह संकुचित अर्थ है। विस्तृत अर्थ में कोष को पूंजी के रूप में व्यक्त किया गया है और इस रूप में दायित्व जो पक्ष है उसको साधन के रूप में चिट्ठे में, और चिट्ठे में ही जो संपत्ति है उसको उपयोग के रूप में व्यक्त किया जाता है। लेकिन विद्वान जो है वो कोष को तीसरे रूप में यानी शुद्ध कार्यशील पूंजी में रूप में व्यक्त करते हैं। और शुद्ध कार्यशील पूंजी का अर्थ यह है करंट एसेट्स में से अगर करंट लायबिलिटी घटा दी जाए, तो ये एक विस्तृत अर्थ भी है और ये एक व्यवहारिक अर्थ भी है। जैसे ही समझा सकता है कि रोकड़ जो है वो कच्चा माल में बदलता है और कच्चा माल निर्मित माल में बदलता है और निर्मित माल उधार बिक्री देर से देनदार और देनदार से रोकड़, तो एक प्रकार से चक्र चलता है। तो शुद्ध कार्यशील पूंजी में जो परिवर्तन होता है वही कोष में परिवर्तन होना बताया है। तो शुद्ध कार्यशील पूंजी में परिवर्तन कब होता है? वो तब होता है जब एक खाता सम्मिलित हो चालू खाते से और दूसरा स्थायी खाते से। तो इसके अगली जो स्लाइड्स में बताया गया है कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी कौन कौन सी है, फिक्स एसेट्स, फिक्स लायबिलिटी कौन सी है। आप सभी स्टूडेंट्स इस करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी, फिक्स एसेट्स, फिक्स लायबिलिटीज को के प्रत्येक खाते को याद कर लीजिएगा, क्योंकि आगे जो अपन कोष प्रवाह विवरण बनाएंगे उसके लिए ये याद करना अति महत्वपूर्ण है। जैसा इस स्लाइड में बताया गया है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स में स्टॉक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, बिल्स रिसीवेबल्स, डेटर्स, एक्वायर्ड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस टैक्स, बैंक और कैश। करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड डिपॉजिट्स, इनकम टैक्स ड्यू, डिविडेंड पेबल, अनअकर्ड इनकम। और फिक्स एसेट्स में कौन कौन से होंगे? लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, मोटर व्हीकल है, गुडविल है, ट्रेडमार्क है, पेटेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस है इसमें, प्रीमियरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर, अंडरराइटिंग कमीशन। फिक्स लायबिलिटीज में इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैपिटल रिजर्व, लॉन्ग टर्म लोन, डिबेंचर्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रपोज्ड। कोष प्रवाह कब होता है और कब नहीं होता है यह आप इस स्लाइड से समझ लेंगे। जैसा चित्र में बताया गया है, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, फिक्स एसेट्स और फिक्स्ड लायबिलिटी। अगर कोई लेखे में करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स सम्मिलित है तो कोष प्रवाह होगा, करंट एसेट्स और फिक्स लायबिलिटी सम्मिलित है
तो भी कोष प्रवाह होगा। करंट लायबिलिटीज फिक्स्ड लायबिलिटी सम्मिलित है तो भी कोष प्रवाह होगा। करंट लायबिलिटीज फिक्स्ड असेट्स सम्मिलित है तो भी कोष प्रवाह होगा। अगर दोनों करंट असेट्स है तो नहीं होगा, दोनों करंट लायबिलिटीज है तो नहीं होगा, या एक करंट असेट्स है और एक करंट लायबिलिटीज है तो भी नहीं होगा, या दोनों फिक्स असेट्स है तब भी नहीं होगा, या दोनों फिक्स लायबिलिटीज है तब भी नहीं होगा, या एक फिक्स असेट्स है और दूसरा फिक्स लायबिलिटीज है तब भी नहीं होगा। कहने का अर्थ यह है कोई भी लेखा में एक चालू खाता हो और दूसरा स्थायी खाता हो तो ही कोष प्रवाह होगा। दोनों चालू खाते होंगे या दोनों स्थायी खाते होंगे तो कोष प्रवाह नहीं होगा। जैसे उदाहरण लिया अपन ने सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसकी क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, यानी ये करंट एसेट से संबंधित है और ये फिक्स्ड एसेट से संबंधित है। नेट वर्किंग कैपिटल यानी शुद्ध कार्यशील पूंजी पर प्रभाव पड़ रहा है तो यहां पर कोष प्रवाह हो रहा है। और इसको सोर्सेज साइड में जब अपन फंड फ्लो स्टेटमेंट सीख लेंगे तो अपन को पता लग जाएगा कि इसको सोर्सेज साइड में दिखाया जाएगा। दूसरा उदाहरण लिया अपन ने इश्यू ऑफ शेयर्स, इसकी क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये करंट एसेट से है, ये फिक्स्ड लायबिलिटी से है तो नेट वर्किंग कैपिटल पर प्रभाव पड़ रहा है तो कोष प्रवाह होगा और ये फंड फ्लो स्टेटमेंट में सोर्सेज साइड में दिखाया जाएगा क्योंकि कोषों का इससे आगमन हुआ है। तीसरा उदाहरण ले लेते हैं परचेज ऑफ मशीन ऑन क्रेडिट, इसकी क्या एंट्री होगी? मशीन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, ये फिक्स असेट से है और ये करंट लायबिलिटी से है तो कोष प्रवाह होगा, यानी कोषों का प्रभाव पड़ेगा क्योंकि शुद्ध कार्यशील पूंजी पर प्रभाव इसमें पड़ा है तो ये यूजर साइड में जो दिखाया जाएगा जो फंड फ्लो स्टेटमेंट अपन आगे सीखेंगे जो बनाएंगे उसमें। एक और उदाहरण ले लेते हैं पेमेंट टू क्रेडिटर्स बाय इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, इसकी एंट्री क्या होगी? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, ये करंट लायबिलिटी से है और ये फिक्स्ड लायबिलिटी से है, इसका मतलब कोष प्रवाह होगा क्योंकि एक करंट से दूसरा फिक्स से है और ये जो है ये इसमें नेट वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रही है यानी इसको सोर्सेज साइड में दिखाया जाएगा फंड फ्लो स्टेटमेंट में। अब एक उदाहरण यहां पे लेते हैं जब कोष प्रवाह नहीं होता, अगर दोनों ही करंट से संबंधित हो तो कोष प्रवाह नहीं होगा। जैसे उदाहरण लिया कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, इसकी एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, दोनों करंट एसेट्स है। इस एंट्री में पहली एंट्री में यानी करंट एसेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है और दूसरी में करंट एसेट जो है वो डिक्रीज हो रहा है तो किसी प्रकार दोनों बराबर हो गए इसलिए यहां पे कोष प्रवाह नहीं होगा। अगला है पेमेंट्स टू क्रेडिटर्स बाय बिल्स पेबल, इसकी एंट्री हुई क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, यानी ये करंट लायबिलिटी है, इसमें करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है और इसमें करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो बराबर हो गए, किसी प्रकार का कोष प्रवाह नहीं होगा, नेट वर्किंग कैपिटल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। तीसरा है कैश पेड टू क्रेडिटर्स, इसकी क्या एंट्री हुई? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी इसमें करंट लायबिलिटी में डिक्रीज हो रही है और इसमें करंट एसेट्स भी डिक्रीज हो रहा है तो भी बराबर हो गया, नेट वर्किंग कैपिटल पे किसी प्रकार का प्रभाव नहीं हुआ तो इसलिए यहां पे कोष प्रवाह नहीं होगा। परचेज फर्नीचर एक्सचेंज ऑफ मशीन, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, दोनों फिक्स से संबंधित है इसलिए कोष प्रवाह नहीं होगा। अन्य उदाहरण देखिए रिडेम्पशन ऑफ
डिबेंचर बाय कन्वर्जन ऑफ शेयर्स। एंट्री डिबेंचर अकाउंट डेबिट फिक्स लायबिलिटी है, टू शेयर कैपिटल ये फिक्स लायबिलिटी है, तो कोष प्रवाह नहीं होगा। परचेज ऑफ मशीन इन लियन ऑफ शेयर्स, मशीन अकाउंट डेबिट फिक्स एसेट्स है, टू शेयर कैपिटल फिक्स लायबिलिटी है, यानी सारे फिक्स से संबंधित है ये तीनों उदाहरण, इसलिए इनमें कोष प्रवाह नहीं होगा। धन्यवाद। आज अपन ने क्या किया, ये जाना कोष प्रवाह विवरण का अर्थ क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, कोष का अर्थ क्या है, कोष प्रवाह का अर्थ क्या है, चालू संपत्ति, चालू दायित्व, स्थायी संपत्ति तथा स्थायी दायित्व, इसमें कौन कौन से अकाउंट्स को सम्मिलित किया जाता है वो आप समझ लिया आपने, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। कोष प्रवाह विवरण के उदाहरण से इसको समझ लिया अपन ने, कब कोष प्रवाह होता है, और कोष प्रवाह नहीं होने के उदाहरण भी अपन ने पूर्ण रूप से समझ लिया। अब ये समझने के बाद आप समझ गए होंगे कि कोष प्रवाह विवरण का इंट्रोडक्शन पार्ट आप समझ गए होंगे। आगे वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि कोष प्रवाह जो विवरण है उसको किस प्रकार से बनाया जाता है, वो सेकंड वीडियो कोष प्रवाह विवरण पे आएगा। धन्यवाद, आपने ये वीडियो देखा। जय हिंद, जय भारत।